अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज ईद का दिन है। बांग्लादेश और भारत में आज ईद का पहला दिन है। पाकिस्तान वाले कल से ईद मनाने का जो है वो एक शोर मचा चुके हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए थी और असल में ईद आज ही होनी चाहिए थी, लेकिन बस एक रोजा खा गए। लेकिन जहां पर इतने सारे साइंटिस्ट किस्म के मौलवी बैठे हों और जैसे मैंने आपको बताया था, और फिर भी उनको समझ ना आ रहा हो कि उन्होंने आखिर चांद को कैसे देखना है, और उन्होंने चांद उनको नजर आ भी रहा है ईद का या नहीं नजर आ रहा, और फिर भी वो अनाउंसमेंट कर दें। तो कल जी हमने जिस तरह से हर काम जबरदस्ती किया जाता है, तो हमने एक जबरदस्ती की कल ईद भी मना ली है। लेकिन उन सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक जो आज ईद मना रहे हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश और दूसरे कई कंट्रीज शामिल हैं। और इससे पहले हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हम आपको दिखाते हैं कि जी क्या यहाँ पे कंफ्यूजन मची। और उसके बाद सबसे पहले एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें ये बताया जा रहा था, ये बात की जा रही थी कि चांद नजर नहीं आया है लेकिन फिर भी अनाउंसमेंट करनी है। तो हम सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। रुयत हिलाल कमेटी के इजलास से पहले सामने आई। यार बस आज की फैसला होना जी। आज याद आ रहे हैं मुफ्ती मुनीर साहब याद आ रहे हैं जो बड़े कमजोर लोग ने। सच्ची बात है। इतने की करिए असी तो बड़ा उन्होंने कहा तुम ऐलान करते चाहती है एवं गवाइयां जड़ियां ना दिंदियां कोई उन्होंने हकीकत नहीं। लेकिन वो बस वो जड़ा ना जी, ये एक वीडियो बहुत वायरल हुई कल, जिसमें ये कोई कमेटी के रुकन हैं, कोई मेंबर हैं कमेटी के, जो चांद देखने के लिए बैठते हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि जी चांद नजर नहीं आया है लेकिन फिर भी अनाउंसमेंट करनी है। क्योंकि इनको प्रॉब्लम थी कि जी क्यों फवाद चौधरी ने कह दिया है कि 5 साल का कैलेंडर फवाद चौधरी ने जो है वो कैसे बना दिया कि जी ईद कब हुआ करेगी। लेकिन जाहिर है कि ये जो उलमा है, ये जो सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर और मौलवी माफिया जो बैठी हुई है, वो इस बात के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इससे इनकी जॉब खतरे में आ जाती है। जो ये एक कमेटी बना के बैठे हैं गवर्नमेंट में और उनसे पैसे लेते हैं और दूसरी फैसिलिटीज लेते हैं, अगर साइंटिस्ट बता देंगे कि चांद कब नजर आएगा तो उनका काम तो खत्म हो जाएगा। इनकी तो वो जिसे कहते हैं ना कि इनका धंधा या रोजी रोटी इनकी तो बंद हो जाएगी। तो बिल्कुल मौलवियों ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज को काटने के लिए, इस चीज को गलत साबित करने के लिए, जो कि हमारे यहाँ के लोगों ने एक साइंसी तरीके से बताने की कोशिश की थी कि चांद कब होगा, उन्होंने जो है वो ईद एक दिन पहले कर दी। बहरहाल आज जो है वो ईद का यहाँ पे जबरदस्ती का दूसरा दिन है, लेकिन साथ ही बहुत से जो मौलवी हैं उनको ये भी फिक्र पड़ी हुई है कि गलत तो गलत किया है उन्होंने। अगर सऊदी अरब के साथ ही ईद मनानी थी तो फवाद चौधरी ने कहा या तो एक दफा अनाउंसमेंट कर दें कि जी हम हर चीज सऊदी अरब के साथ किया करेंगे, क्यों जाहिर है वहां से क्योंकि चावल पकड़ लिए हैं और उनके साथ ईद नहीं करेंगे तो क्या पता वो चावल वापस मांग लें। लेकिन अब मौलाना साहब कई जो हैं वो घबराए हुए हैं, क्योंकि एक रोजा जो है वो ऑब्वियसली कम हो गया और उन्होंने गलत ईद बनाई गई है पाकिस्तान में कल। बाकी सारे सैकड़ों काम, बहुत से काम पाकिस्तान में गलत होते ही हैं, लेकिन अब हद ये हो गई है कि अब ईद तक जो है वो ये अपनी मर्जी से और कभी भी मनाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब के साथ मनानी थी, या फिर हो सकता है कि बनी गाला में जो लोग बैठे हैं जिनों को लेकर, उन जिनों ने उनसे कहा हो कि जी ईद आपने इस दिन मनानी है। तो देखते हैं कि दूसरे मौलवी जो हैं वो इस बारे में क्या कह रहे हैं, कि दोबारा रोजा रखने को कह रहे हैं। यानी आज ईद का दूसरा दिन है पाकिस्तान में और कल ईद का तीसरा दिन है जुम्मे को, तो वो कह रहे हैं कि जी जुम्मे को आप लोग रोजा रखें। मतलब अजीब ही नौटंकी और ड्रामे मचा रखे हैं यहाँ पर। मैं मुसलमानान पाकिस्तान से कहूँगा कि वो एक रोज़े की क़ज़ा रखें और मैं भी इंशाअल्लाह ताला कल जुम्मतुल मुबारक को एक रोज़े की क़ज़ा रखूँगा। जिनको एतिकाफ़ से उठना पड़ा वो एक दिन के एतिकाफ़ की क़ज़ा रोज़े के साथ पूरी करें, चाहे इस साल के दौरान। ये हाल है यहाँ पर। और जब भी मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान को इस मुल्ला माफिया से छुटकारा हासिल करना चाहिए और उसके लिए
بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. تو لوگ کہتے ہیں جی آپ ریلیجن کے خلاف بات کری. میں ریلیجن کے خلاف بات نہیں کری, میں اس ملا مافیا کے خلاف بات کرتی ہوں جنہوں نے مدرسے بنا رکھے ہیں, جو زبردستی کی عیدیں, زبردستی کا رمضان, زبردستی کا کچھ بھی کرواتے ہیں اور باتیں لمبی لمبی کرتے ہیں جیسے سارے دنیا میں یہ اسلام کا پرچم لے کے نکلنے والے ہیں اور پوری دنیا میں اسلام پھیلانے نکل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا جہاد کریں گے, کیا کریں گے. ان سے ایک عید تو صحیح سے منائی نہیں جا سکتی. ان کو تو یہی سمجھ نہیں آتی کہ روزے کب شروع ہو رہے ہیں, کب ختم ہو رہے ہیں. ان کا آپ کیا بھروسہ کر رہے ہیں؟ ان کو سائڈ پہ کریں اور پاکستان کو سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن کے اوپر کام کرنا چاہیے اور اسی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے پاکستان کو. یہاں پر بہت بات ہوتی ہے, بار بار عمران خان صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی فلسطین کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے, فلسطین کے لیے یہاں سے فوج بھیج دیں گے, فلسطین کے لیے یہ کر دیں گے, فلسطین کے لیے وہ کر دیں گے. بہت اچھی بات ہے, آپ کو کرنا چاہیے. جدھر بھی آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ مدد کریں. فلسطین کی کرنا چاہتے ہیں, یہاں سے فوجیں بھیجنا چاہتے ہیں بھیج دیں. ویسے بھی یہاں مفت کی روٹیاں ہی توڑ رہے ہوتے ہیں لوگ, تو اچھا ہے وہاں جا کے کچھ شاید کر جائیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہاں پہ ڈی ایچ اے بنانے میں لگی ہے آپ کی فوج, تو اپنی فوج کو ذرا ڈی ایچ اے سے ہٹا کے کوئی کام دھندے پہ لگائیں. جو کام اصل میں فوج کا ہوتا ہے وہ سب ٹھیک ہے, آپ بھیجیے. اگر آپ فلسطین اپنی آرمی کو بھیجنا چاہتے ہیں آپ ساتھ کھڑے رہیے فلسطین کے, جیسے آپ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہتے ایسے ہی آپ کہہ دیجئے اپنے سب لوگوں سے کہ جی اس فرائیڈے کو ہم فلسطین کے لیے ایک چین بنائیں گے اور سب لوگ ہاتھ پکڑ کے, اور ایک ہیومن چین جو اس شدید گرمی اور دھوپ میں آپ وہ بھی کھڑا کر دیجئے. شاید کوئی جو ہے اسرائیل کو کوئی فرق پڑے, جیسے انڈیا کو بہت فرق پڑ گیا تھا آپ کی وہ ہیومن چین بنا لینے سے اور دھوپ میں کھڑے ہو کے سوکھنے سے. اسی طرح سے اسرائیل کو بھی فرق پڑنے والا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب ہمارے جو پرائم منسٹر ہے وہ ذرا تھوڑی سی اٹینشن جو ہے وہ بلوچستان کی طرف بھی کریں. بلوچستان میں جو مسنگ پرسنز ہیں, بلوچستان میں جو ظلم ہو رہا ہے, اور سندھ میں جس طرح سے بچیوں کو اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے, مائنورٹیز پہ جو ظلم آپ کے لوگ کر رہے ہیں میاں مٹھو ٹائپ کے, ان کے اوپر بھی تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. تو آپ تھوڑا سا جو ہے وہ بلوچستان کی طرف دیکھیں اور وہاں کے لوگ, وہاں کے مظلوم لوگ جو آپ سے بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے بھائی, ان کے بیٹے اور ان کے باپ جن کو آپ کے فورسز کے لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں, غائب کر دیا, اس کے بعد جواب میں اگر کسی سے بات کی جائے, آپ کے کسی ایکس آرمی مین سے یا جو ریٹائرڈ فوجی آپ کے بیٹھے ہوتے ہیں ٹاک شوز میں, ان سے بات کی جائے تو بڑی ڈٹائی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کو تو ہم کچھ سالوں کے بعد جو ہے یا کچھ مہینوں کے بعد یا بلکہ سالوں کا نام لیا تھا میرے شو میں جو آئے تھے, انہوں نے کہا جی کچھ سال ان کو رکھتے ہیں اور جب وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ بے قصور ہیں تو ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں. اور بڑی مطلب آپ کے لیے بڑی عام سی بات ہوگی کہ آپ کسی کو پکڑ لیں بغیر کسی ریزن کے اور اس کے بعد آپ اس کو سالوں اپنی فیملی سے الگ رکھیں. کسی کا باپ ہے, کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھائی ہے, اور آپ اس کے بعد کہہ دیں کہ جی یہ تو ثابت ہو گیا کہ اس نے کچھ نہیں کیا, اور کچھ سال بعد آپ نے چھوڑ دیا. اس آدمی کی کیا مینٹل ہیلتھ رہی ہوگی, اس کو کتنا مینٹلی ٹارچر آپ نے کیا ہوگا, اس کی فیملی کس مینٹل ٹارچر سے گزری ہوگی, اس بات کا کوئی احساس نہیں. اور میجورٹی جو لوگ ہیں جو غائب ہو جاتے ہیں, جنہیں ڈس اپیئر کر دیا جاتا ہے مسنگ پرسن میں, ان کا تو سالوں سال 20-20 سال ہو گئے کوئی پتہ نہیں ہے. ان کو کئی سال ہو گئے ہیں جن کی لاشیں کئی لوگوں کی ملتی ہیں, اور اس کے بعد آپ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ بھارت جو ہے وہ بلوچستان میں اپنے لوگ بھیج رہا ہے. تو اگر بھارت بلوچستان میں اپنے لوگ بھیج رہا ہے تو آپ لوگ کس کام کے پیسے لے رہے ہیں؟ ہر 4 قدم کے اوپر جو ہے وہ آپ نے پولیس چوکی کیوں بنا رکھی ہے؟ وہاں پہ کیوں اتنی فوج آپ نے بلوچستان میں کھڑی کی ہوئی ہے کہ اتنی فوج ہونے کے باوجود بھی اگر بھارت اپنے لوگوں کو وہاں پہ بھیج دیتا ہے اور بھیجنے کے قابل ہے, تو پھر اس کے اوپر تو آپ کو اپنے اوپر شرم آنی چاہیے کہ آپ نے اتنے ساری فوج جو ہے وہ بلوچستان میں کھڑی کی ہوئی ہے, اور ہر طرف سے آپ لوگوں کو, اپنے ہی لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں, اپنے ہی لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, یہ نام لے کر کہ جی بھارت بھیج رہا ہے اور بھارت آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا کہ وہاں پہ وہ آپ جو بھی بارڈر ہے اور اس کے اوپر آپ اتنی زیادہ جو ہے اپنی فوج کو کھڑا کیا ہوا ہے. تو فوج کیا کر رہی ہے وہاں کھڑو کے؟ ہوا کھا رہی ہے کہ کیا کر رہی ہے کہ وہاں سے وہ لوگوں کو روک نہیں پا رہی؟ یہ تو خیر ایک بہانہ ہے.
आप सब लोग जान चुके हैं, चाहे आप जितना मर्जी बात को दबाने की कोशिश करें, चाहे आप जितना मर्जी लोगों को रोकने की कोशिश करें कि वो ना बोलें, कभी आप कहेंगे कि 5 लाख जुर्माना हो जाएगा, कभी आप उस फाइन 5 लाख फाइन के साथ साथ आप कह देंगे कि जी जेल हो जाएगी, 2 साल की कुछ हो जाएगा। अब आप कुछ भी करें, लोगों को जेल में डालें, चाहे फाइन करें, चाहे 5 लाख लें, चाहे 10 लाख लें, चाहे गोलियां मारें, अब लोग बात करते हैं और बात करेंगे बलूचिस्तान की, अब बात लोग करेंगे सिंध की, अब बात लोग करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे माइनॉरिटी के साथ जुल्म हो रहा है। अब तो यूरोपियन यूनियन तक ने जो है ये बात कर दी है और आपके पास कोई जवाब नहीं है सिवाय इसका कि आप कह देते जी इस्लामोफोबिया है, मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आपको अपने करतूत तो नजर आते नहीं है। अब आपने एक नया वो शुरू किया है कि जी आप फलस्तीन के साथ खड़े हैं, बेशक खड़े रहें आप फलस्तीन के साथ, मैं तो कहती हूँ हर इस्लामिक कंट्री के साथ आप खड़े रहें और उसका साथ दें, मगर सबसे पहले अपने घर को तो सही कर लें, अपने घर में तो देख लें कि क्या हो रहा है, किस तरह से अभी 1.5-2 महीने पहले भी बलूचिस्तान से कितनी सारी जो थी वो खवातीन आई थी और वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठी थी और रो रही थी, और उनमें से एक जो थी उनका बेटे को गायब हुए 12 साल हो गए थे, और मेरे ख्याल है वो जो एक डेथ हुई थी यहाँ वो भी उन्हीं साहिबा की हुई थी, उन्हीं खातून की हुई थी कि वो बेचारी रो रो के यहाँ से जो है वो जिंदा वापस नहीं गई कि किसी तरीके से यहाँ के हुक्मरान जो हैं उनकी बात को सुन लें और उनका साथ दे दें। तो कम से कम कुछ तो शर्म करें, कुछ तो गैरत खाएं कि उन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं, उनके बच्चों को क्यों उठा के ले जाते हैं। बलूचिस्तान को आप कब तक निगलेक्ट करेंगे, बलूचिस्तान की न्यूज़ को कब तक आप दबाएंगे, कब तक ऐसा नहीं होगा कि आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ही बलूचिस्तान की न्यूज़ नहीं देता, बस ये बताते हैं जी बड़ा काम हो रहा है, सी पैक बन रहा है, सी पैक से बड़ा कोई जैसे दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी और बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन वहां पे जो लोग तकलीफ में हैं उनके पास पीने का पानी तक नहीं है गवादर में, तो वहां के लोगों के पास तो लोग जाके देख चुके हैं। इस्लामाबाद से 2 साल पहले भी लोग गए थे, जर्नलिस्ट गए थे और उन्होंने भी यही रिपोर्ट दी थी कि वहां पे पीने का साफ पानी तक नहीं। आपने जो वहां एक बड़ा सा होटल पीसी बना के रखा हुआ है, वहां भी पानी पीने के पानी की जो है वो शॉर्टेज है और लोग कितने परेशान। और सबसे बढ़कर जो मिसिंग पर्सन्स का इशू है, जो वहां पे आप लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उससे कुछ तो ऊपर वाले से डरें, कुछ तो खौफ खाएं और सही करें सारी सिचुएशन को, उसके बाद जाके फलस्तीन के साथ, कश्मीर के साथ, पूरी दुनिया के साथ खड़े रहें। लेकिन सबसे पहले अपने खुद के लोगों के साथ तो खड़े हों, अपने लोग जो यहाँ पर रोज मरते हैं, रोज रोते हैं, रोज मिसिंग पर्सन्स का मसला होता है बलूचिस्तान में भी और सिंध में भी कई जगह पे, सबसे पहले उनके साथ तो खड़े हों। दूसरों के लिए आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन अपने लोगों के साथ खड़े होने के लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो बिल्कुल इमरान खान साहब, जितना मर्जी आप यूनाइटेड नेशन में जाकर रोना शुरू कर दें और जो मर्जी आप वहां पे जाके बड़ी बड़ी जो भाषण देते हैं वो देते रहें, लेकिन अपने लोगों का ख्याल करें, वरना ये याद रखें कि ये जो प्राइम मिनिस्टर की सीट होती है वो कभी भी किसी की सारी जिंदगी नहीं रहती। आपने भी इस सीट से हटना है और जब आप इस सीट से हट जाएंगे उसके बाद आपकी भी करप्शन के केसेस सामने आएंगे और आपसे अगर एक अच्छा काम कर जाएंगे कि बलूचिस्तान वालों को कम से कम कोई इंसाफ दे दें तो लोग आपको अच्छे अल्फाज से याद करेंगे। वरना वही है कि जैसे लोग कहते हैं कि ये यूथियाज हैं और यूथियाज जो हैं उनको जितना मर्जी आप भाषण दे दें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा भी यही है कि मैं भी बैठ के और यूथियाज को समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि किसी की कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मास्क लगाइएगा और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।